हेलो फ्रेंड्स, अभिनव करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास की श्रृंखला में मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण टॉपिक का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोग इस्लाम धर्म का उदय, मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण तथा महमूद गजनवी के आक्रमण को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग भारत पर मोहम्मद गोरी के आक्रमण और भारत में कैसे इस्लामिक सत्ता स्थापित होती है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम लोग मोहम्मद गोरी के बारे में। इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा परिचय लें तो इसका जन्म 1150 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? गौर में। गौर क्या था? गौर एक छोटी सी रियासत हुआ करती थी, एक छोटा सा राज्य हुआ करता था गजनी साम्राज्य में। गजनी जहाँ का महमूद गजनवी था, तो गजनी एक बहुत बड़ी रियासत हुआ करती थी, बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था और उसी गजनी के अंदर ही गौर एक छोटी सी रियासत हुआ करती थी। तो 1150 ईस्वी में इसी गौर में ही मोहम्मद गोरी का जन्म हुआ था और इसके पिता का नाम बहाउद्दीन शाम था, जो गौर वंश अर्थात संसबनी वंश से संबंधित थे। जो गौर वंश या संसबनी वंश से संबंधित थे, बहाउद्दीन शाम इसके पिता का नाम था। किसके पिता का नाम? मोहम्मद गोरी के पिता का नाम। अब हम देखते हैं कि मोहम्मद गोरी का मूल नाम क्या था। तो मोहम्मद गोरी का जो मूल नाम था वह मौजूद्दीन मोहम्मद बिन शाम था, और अगर इसका पूरा नाम पूछा जाता है तो आप बताएंगे शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। यानी इसका पूरा नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी था, लेकिन इसके बचपन का नाम या मूल नाम मौजूद्दीन मोहम्मद बिन शाम था। अब हम देखते हैं कि मोहम्मद गोरी गौर साम्राज्य में संघर्षता अपनी एक शक्तिशाली सत्ता स्थापित करना चाहता था, लेकिन गौर साम्राज्य में उसे सफलता नहीं प्राप्त हो रही थी। गजनी साम्राज्य में और भी जो छोटी छोटी रियासतें थीं उनसे उन्हें बहुत ही कड़ी टक्कर प्राप्त हो रही थी। यानी कि मोहम्मद गोरी को अपने गौर साम्राज्य में जैसी उसकी इच्छा थी उस तरीके से सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, लेकिन फिर भी वह अपने साम्राज्य का विस्तार करता हुआ भारतीय परिक्षेत्रों तक पहुंचा। और अब भारतीय परिक्षेत्रों पर जब वो पहुंचा तो वह भारत पर अपना इस्लामिक सत्ता यानी कि गौर साम्राज्य यानी कि मोहम्मद गोरी भारत पर अपनी सत्ता स्थापित करने का स्वप्न देखने लगा। इसीलिए कहा गया कि इसका जो उद्देश्य था वह भारत पर मुस्लिम राज्य की स्थापना करना था। जबकि इसके पहले के जो आक्रमणकारी थे, चाहे वह मोहम्मद बिन कासिम हो, चाहे वह महमूद गजनवी था, सभी का उद्देश्य धन प्राप्त करना था। भारत पर आक्रमण करके भारत से धन संपदा प्राप्त करना, लोगों को इस्लाम धर्म ग्रहण करवाना था। लेकिन मोहम्मद गोरी का उद्देश्य कुछ अलग था। वह भारत गौर से लेकर के भारत तक अपना एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। तो हम सबसे पहले थोड़ा सा देखेंगे कि जब मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करता है, भारत पर इस्लामिक सत्ता का से गणेश करता है, उससे भारतीय राजनीतिक दशा क्या थी। यहाँ हम एक मैप के माध्यम से भारत को दर्शाने का प्रयास किए हैं। तत्कालीन समय में भारत जो हुआ करता था, जो आज का पाकिस्तान का बेल्ट है, अफगानिस्तान का कुछ बेल्ट है, ये सब भारत ही हुआ करता था। तो इस समय सबसे बड़ी जो शक्तियाँ थीं राजनीतिक तौर से देखा जाए तो 3-4 महत्वपूर्ण शक्तियाँ थीं जब मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया। इसी को हमें समझना है। बहुत ही कॉन्सेप्ट चीज़ है ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। इसको अगर समझ में आ गया तो इस्लामिक सत्ता कैसे स्थापित होती है ये पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। तो इसमें 4 बड़ी ही महत्वपूर्ण शक्तियाँ थीं, जिसमें एक था दिल्ली और अजमेर का चौहान वंश। दिल्ली और अजमेर का एक था चौहान वंश, दूसरा गुजरात का चालुक्य वंश, तीसरा कन्नौज का गढ़वाल वंश और बुंदेलखंड का चंदेल वंश। ये 4 बड़ी ही महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली राजनीतिक शक्तियाँ थीं। और यही स्थिति राजनीतिक स्थिति जो ये थी इस समय, ये जो शासक थे, इन 4 वंशों के जो शासक थे, चाहे वह चौहान वंश का पृथ्वीराज चौहान हो, चालुक्य वंश का भीमद्वितीय या मूलराज द्वितीय, और तीसरी थी गढ़वाल वंश का जयचंद तथा चंदेल वंश का बुंदेलखंड का चंदेल वंश। और इन जो बड़ी राजनीतिक शक्तियाँ थी, जो राज्य थे, इनका आपस में सामंजस्य अच्छा नहीं था। ये आपस में ही संघर्ष थे। जैसा कि चौहान वंश और गढ़वाल वंश में बहुत ही गहरी शत्रुता चल रही थी। यानी कि उस शत्रुता का और भी कई कारण था कि गढ़वाल वंशी शासक जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण करके चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय ने अपहरण करके संयोगिता का उससे विवाह कर लिया था। इसलिए इन दोनों में बहुत ही गहरी दुश्मनी चल रही थी। और दूसरी तरफ जब मोहम्मद गोरी
चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करता है तो उस समय गढ़वाल वंशी शासक जयचंद तथा उसके और भी जो पड़ोसी शक्तियाँ छोटे छोटे शासक हुआ करते थे वह पृथ्वीराज चौहान की किसी प्रकार की मदद नहीं करते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। चूँकि ये एक राजनीतिक स्थिति थी उस समय जब मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण हुआ। हालांकि मोहम्मद गोरी का जो पहला आक्रमण हुआ, यहाँ हमने लिखा है कि प्रथम आक्रमण, मोहम्मद गोरी का जो प्रथम आक्रमण हुआ वह 1175 ईस्वी में वह मुल्तान में हुआ। और मुल्तान में किसका शासन था? तो यह करमाथियों का शासन था। करमाथी एक जात हुआ करती थी और इन्हीं का शासन चल रहा था। कहाँ पर? मुल्तान में। और इसी मुल्तान में, जो आज का मुल्तान है, वह पाकिस्तान में स्थित है। तो इस 1175 ईस्वी में मुल्तान पर मोहम्मद गोरी ने पहली बार आक्रमण किया जहां करमाथियों का शासन था। और इस अपने पहले अभियान में, भारत पर पहले आक्रमण में, मोहम्मद गोरी को विजय प्राप्त हुई। तो ये हमें याद रखना है कि इस पहले आक्रमण में 1175 ईस्वी में मुल्तान पर जब मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया तो उसमें करमाथियों का वहाँ शासन था और करमाथियों को मोहम्मद गोरी ने बहुत ही आसानीपूर्वक पराजित करके वहाँ पर सफलता प्राप्त कर। अब हम आगे चलते हैं। मोहम्मद गोरी का दूसरा जो आक्रमण होता है भारतीय शासकों के खिलाफ, वो होता है 1178 ईस्वी में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1175 में तो उसे सफलता प्राप्त होती है, लेकिन 1178 में यह चालुक्य वंशी शासक, यहाँ गुजरात वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ चालुक्य वंशी शासक कौन है? भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय। और ये अपनी माता नायका देवी के सहयोग से शासन कर रहे थे। कहाँ पर? चालुक्य वंश। चालुक्य वंश कहाँ था? गुजरात में था। चालुक्य वंश इसे कहा जाता है। और यहाँ पर दो भाई मूलराज द्वितीय तथा भीम द्वितीय, यही हमें याद रखना है कि मूलराज द्वितीय और भीम द्वितीय अपनी माता नायका देवी, यानी कि बहुत ही साहसी महिला थी ये नायका देवी, इनके सहयोग से ये यहाँ शासन कर रहे थे। और इन्हीं के राज्य पर 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने जब आक्रमण किया तो इन दोनों ने, यानी नायका देवी तथा मूलराज द्वितीय तथा भीमराज द्वितीय ने मिल करके मोहम्मद गोरी को बहुत ही कड़ी शिकस्त दी। यानी कि 1178 में मोहम्मद गोरी को भारत में पहली बार मोहम्मद गोरी को पराजय हासिल हुई, यानी कि वह विजय हासिल नहीं कर सका। यही पूछा जाता है कि मोहम्मद गोरी की भारत में पहली पराजय कब हुई? तो 1178 ईस्वी में। किसके द्वारा? मूलराज द्वितीय के द्वारा। कहाँ का शासक था? गुजरात का चालुक्य वंशी शासक था। तो यह 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के द्वारा भारत में पहली बार पराजय प्राप्त होती है। अब मोहम्मद गोरी पुनः स्वदेश लौट जाता है। एक बार फिर से नए सिरे से वह भारतीय राज्यों को विजित करने का लक्ष्य बनाता है, टारगेट बनाता है। और एक अच्छी तैयारी के साथ, एक भरपूर सेना के साथ वह एक बार फिर से भारतीय क्षेत्रों पर आक्रमण करता है। लेकिन अब वह गुजरात राज्य पर आक्रमण ना करके अब वह उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, दिल्ली एवं अजमेर के क्षेत्रों में जो चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज चौहान का शासन होता है उसके क्षेत्र पर आक्रमण करता है। तो इसी को कहा जाता है तराइन का प्रथम युद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। जिस भी परीक्षा में आप देखेंगे तो यहाँ से तराइन का पहला युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध तथा चंदावर का युद्ध, ये कई युद्ध बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चूँकि यहाँ से इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट होता है। तो आइए हम देखते हैं तराइन के पहले युद्ध के बारे में। तराइन का पहला युद्ध सबसे पहले हमें याद रखना है कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। और इसमें विजय किसको प्राप्त हुई थी? तो ये हमें याद रखना है, पृथ्वीराज चौहान को विजय प्राप्त हुई थी। यानी कि यहाँ पर आकर के एक बार फिर से मोहम्मद गोरी को पराजय हासिल होती है। अब हम देखते हैं कि यह युद्ध किसके किसके बीच हुआ। तो चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय या राय पिथौरा, जैसे पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा भी कहा जाता है, यानी कि पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है, लेकिन जो चर्चित नाम उसका रहा है पृथ्वीराज चौहान, तथा मोहम्मद गोरी के बीच ही कौन सा युद्ध होता है? तराइन का पहला युद्ध होता है। तराइन अगर देखा जाए तो तराइन कहाँ है? तराइन हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है और वहाँ एक स्थित मैदान हुआ करता था। तो इसी मैदान में 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की सेना तथा पृथ्वीराज चौहान की सेना के बीच एक बड़ा ही कड़ा मुकाबला होता है, बड़ा ही भयंकर मुकाबला होता है। और बहुत मज़े की बात यह होती है कि इस युद्ध में भी मोहम्मद गोरी को पराजय हासिल होती है और वह जान बचा करके युद्ध भूमि से अपनी सेना सहित भाग जाता है। और दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान को विजय प्राप्त होती है और पृथ्वीराज चौहान बड़े ही हर्षोल्लास के साथ अपने साम्राज्य में वापसी करता है और पूरी एक वर्ष तक युद्ध की तैयारियों को न करते हुए अपने महोत्सव को मनाता है, खुशी मनाता है, उल्लास मनाता है
और इसी समय जो 1191 से 1192 का समय होता है, तो मोहम्मद गोरी जब पराजित होकर के स्वदेश लौटते जाता है तो अपनी पराजय पर वह मंथन करता है कि हमें पराजय कहाँ से प्राप्त हुई है, किस तरीके से पराजय हमें प्राप्त हुई है, हमारी युद्ध नीतियाँ में क्या कमियाँ रही हैं, युद्ध भूमि में हम कहाँ पटखनी खाए हैं, हमें कहाँ हमारी कमी महसूस हुई। तो इन्हीं चीज़ों पर मोहम्मद गोरी एक वर्ष पूरी तरह से उस पर जज करता है, उस पर सोचता है, उस पर और उस कमियों को दूर करने का प्रयास करता है। और एक बार फिर से तराइन के द्वितीय युद्ध यानी कि 1192 ईस्वी, दोनों युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। 1191 तराइन का पहला युद्ध और 1192 तराइन का दूसरा युद्ध, और पक्षक होता है वही पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी। यानी कि हमने बताया जैसा कि एक वर्ष तक मोहम्मद गोरी पूरी तरह से अपनी शान और शौकत के साथ अपनी पूरी सेना को सुसज्जित करता है, नए नए तरीके को ढूंढता है तथा अच्छे अच्छे सेनापतियों की भर्ती करता है। कहा जाता है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में गोरी की तरह से ऐबक, कुबाचा, तलदौज ये कई बहुत ही महत्वपूर्ण सेनापति उतरते हैं युद्ध भूमि में और तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी को विजय दिलवाते हैं। वही पृथ्वीराज चौहान, चौहान वंशी शासक, जो एक वर्ष तक अपनी युद्ध की तैयारियों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देता है, और जो ही मोहम्मद गोरी पुनः 1192 ईस्वी में ठीक एक वर्ष के बाद पृथ्वीराज चौहान की सेना को ललकारता है, तो मोहम्मद गोरी की ललकार पर पृथ्वीराज चौहान आधी अधूरी तैयारियों के साथ सेना लेकर के तराइन के द्वितीय युद्ध के लिए तराइन के मैदान में आ पहुंचता है। और यहाँ एक बार पुनः जब मोहम्मद गोरी ने एक सटीक रणनीति के साथ अपनी सेना को उतारा होता है, एल्दौज, ऐबक तथा कुबाचा के सेनापतित्व में, वह युद्ध भूमि में पृथ्वीराज चौहान की सेना को बहुत ही बुरी तरह से पराजित करता है। और यह किसी भारतीय शासक, किसी बड़े भारतीय शासक की यह पहली बार पराजय होती है मोहम्मद गोरी के हाथों। और अब यहाँ तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी की सेना के द्वारा बंदी बनाया जाता है और बंदी बना ले करके स्वदेश ले जाता है। आगे चल करके पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद गोरी के लोगों के द्वारा हत्या कर दी जाती है। और इस प्रकार मोहम्मद गोरी का भारतीय राज्यों पर एक शक्तिशाली शासक, एक शक्तिशाली राज्य को पराजित करके भारतीय परिक्षेत्रों में विजय प्राप्त करता है और आगे बढ़ता है। आगे चल करके 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी का एक और युद्ध भारत में होता है जिसे कहा जाता है चंदावर का युद्ध। यह चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में संपन्न होता है। चूँकि 1191 ईस्वी में जब मोहम्मद गोरी को पराजय प्राप्त हुई थी तो उसने तुरंत एक वर्ष तैयारी किया और 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध को जीत करके अपने जीते हुए क्षेत्रों का प्रतिनिधि ऐबक को बना करके एक बार स्वदेश गौर साम्राज्य को वो वापस लौट जाता। चूँकि वह गौर साम्राज्य, यहाँ जैसा कि हमने लिखा गौर साम्राज्य में भी अपनी शक्ति को वह खोना नहीं चाहता था। समय समय पर भारतीय प्रक्षेत्रों को विजय प्राप्त करने के उपरांत वह स्वदेश गौर भी वापस लौट जाया करता था। लेकिन जो ही वह स्वदेश से लौटकर एक बार पुनः आता है और भारत की दूसरी बड़ी राजनीतिक शक्ति जो कन्नौज और उसके क्षेत्रों में शासन हुआ करता था इनका जो वंश था वह गढ़वाल वंश था और ये शासक थे जयचंद। और जयचंद तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच शत्रुता का भी एक बहुत अच्छा फायदा मोहम्मद गोरी के द्वारा उठाया जाता है। पहले पृथ्वीराज चौहान को पराजित करता मोहम्मद गोरी और फिर दोबारा 1194 ईस्वी में गढ़वाल वंशी शासक जयचंद को भी पराजित कर कन्नौज, जो उस समय तत्कालीन समय कन्नौज उत्तर भारत की सत्ता का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, कन्नौज को लेकर के कई युद्ध हुए हैं और कन्नौज पर जो शासन करता था वह एक शक्तिशाली शासकों की श्रेणी में गिना जाता था। तो इस प्रकार मोहम्मद गोरी ने चौहान वंश की शासक पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के उपरांत गढ़वाल वंशी शासक जयचंद को पराजित करने का प्रण किया। चूँकि यही जयचंद जब मोहम्मद गोरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध लड़ा जा रहा था, उसके साम्राज्य पर आक्रमण किया जा रहा था, तो ये जयचंद पृथ्वीराज चौहान की किसी प्रकार की कोई मदद नहीं करते हैं। और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर मोहम्मद गोरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में गढ़वाल वंशी शासक जयचंद को भी पराजित करता है। और अब ये उत्तर भारत के जो क्षेत्र हैं इस पे अब कोई भी शासक मोहम्मद गोरी का विरोध करने के लिए खड़ा नहीं होता है। और अब इसी बीच
अपने विचित क्षेत्रों दिल्ली, अजमेर, कन्नौज, इस जो भी क्षेत्र होते हैं मुल्तान से लेकर के दिल्ली, अजमेर, कन्नौज तक के इस संपूर्ण क्षेत्रों का जो प्रतिनिधि है वह कुतुबुद्दीन ऐबक को बना करके एक बार स्वदेश पुनः लौट जाता है। लेकिन आगे चल कर के जब मोहम्मद बिन ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया है उसको स्थापित किया गया, भारतीय परिक्षेत्रों का प्रतिनिधि बनाया गया मोहम्मद गोरी के द्वारा। तो जब ऐबक भारतीय क्षेत्रों की विजय कर रहा होता है उसी समय मोहम्मद गोरी का ही एक और दास हुआ करता था जिसका नाम था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। इसके नाम को हम याद रखेंगे, बख्तियार खिलजी। यह भारतीय परिक्षेत्रों पर यह भी विजय प्राप्त करता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा था बिहार और बंगाल की तरफ। और इस समय भारतीय शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, दो बहुत ही बड़ा शिक्षा का केंद्र हुआ करता था जिसे कहा जाता था नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो बख्तियार खिलजी विजय करता हुआ भारतीय परिक्षेत्रों पर नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को इसने नष्ट करवा दिया, इसने जला दिया, इसने ढहवा दिया। ये क्वेश्चन भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला कौन था। तो यह मोहम्मद गोरी का दास मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी हुआ करता था। आगे चल करके मोहम्मद गोरी एक बार पुनः भारत में आता है और भारतीय परिक्षेत्रों की विजय का लक्ष्य बनाता है। छूटे हुए भारतीय क्षेत्रों को वह विजय प्राप्त करना चाहता है। लेकिन 1205 ईस्वी में, इस समय को हम याद रखेंगे और इस जगह को याद रखेंगे कि 1205 ईस्वी में दमयक नामक स्थान पर कुछ शिया मतावलंबियों तथा कुछ हिंदू खोखरों के द्वारा, जिन पर इसने इसके पहले आक्रमण किया हुआ होता है, तो कुछ हिंदू खोखरों तथा शिया मतावलंबियों के द्वारा दमयक नामक स्थान पर मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी जाती है। अब हम देखते हैं कि इस प्रकार मोहम्मद गोरी का ये उसके जीवन से संबंधित परिचय, उसके द्वारा लड़े गए 4 से 5 महत्वपूर्ण युद्ध, जिसमें पहला जो उसका आक्रमण था 1175 में मुल्तान पर उसने विजय प्राप्त किया था। लेकिन 1178 में चालुक्य वंशी शासक भीम द्वितीय से उसे पराजय प्राप्त हुई थी और 1191 में भी पृथ्वीराज चौहान से उसे पराजय प्राप्त हुई थी। लेकिन इन 2 पराजयों को प्राप्त करने के उपरांत भी उसे जो बार पराजित होना पड़ा, इसके बाद भी वो अपने हौसले को नहीं छोड़ा, वह अपने साहस को बनाए रखा और 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके तुरंत 1194 ईस्वी में उसने जयचंद को भी पराजित किया। और इस प्रकार भारत की 2 बड़ी शक्तियों को उसने पराजित करने के उपरांत अब उसे लगा कि अब भारत में इस्लामिक सत्ता स्थापित करने तथा गौरी का साम्राज्य स्थापित करने में कोई बाधा नहीं आएगी। लेकिन 1205 ईस्वी में दमयक नामक स्थान पर हिंदू खोखरों के द्वारा मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी जाती है और अब उसके जीते हुए क्षेत्रों का प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया जाता है। एक क्वेश्चन है जो मोहम्मद गोरी से बार बार पूछा जाता है कि लक्ष्मी की आकृति युक्त सिक्के किसने चलाए। तो मोहम्मद गोरी ने ही लक्ष्मी की आकृति से युक्त सिक्के चलाए तथा उसी सिक्के पर दूसरी तरफ उसके जो मूल नाम होता था मोहम्मद बिन शाम, उसने मोहम्मद बिन शाम तथा लक्ष्मी की आकृति जो हिंदुओं की देवी के रूप में प्रचलित है लक्ष्मी की आकृति युक्त उसने सिक्के चलाए थे। ये क्वेश्चंस कई परीक्षाओं में पूछा गया, इसे हमें याद रखना है। तो इस प्रकार मोहम्मद गोरी का इस प्रकार ये अंत होता है और उसके द्वारा भारत में विजित हुए क्षेत्रों का जो प्रतिनिधि है वह ऐबक को बनाया जाता है। यानी कि लाहौर के तुर्क सरदारों के सहयोग से, चूँकि ऐबक इसी क्षेत्रों में रह करके इस संपूर्ण क्षेत्र पर शासन कर रहा था मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद, तो लाहौर के तुर्क सरदारों के सहयोग से लाहौर की जनता तथा लाहौर के तुर्क सरदारों ने ऐबक को आमंत्रित किया मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद। चूँकि ऐबक को ही मोहम्मद गोरी के प्रतिनिधि के रूप में ऐबक को मोहम्मद गोरी ने घोषित किया था, इसलिए लाहौर के तुर्क सरदारों तथा जनता के सहयोग से ऐबक को लाहौर का शासक बनाया गया तथा ऐबक मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद 1206 ईस्वी में एक नए वंश की स्थापना करता है जिसे कहा जाता है गुलाम वंश। और यहीं से भारत में एक नए इतिहास की शुरुआत होती है जिसे कहा जाता है दिल्ली सल्तनत। यानी दिल्ली को केंद्र मान करके आगे चल करके कुल 5 वंश के शासकों ने शासन किया, जिन्हें कुल मिला करके एक समूह के रूप में इसे दिल्ली सल्तनत कहा गया। और इसी दिल्ली सल्तनत की स्थापना का श्रेय जो है कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाता है। और दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश के शासकों ने शासन किया, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश तथा लोदी वंश। और इसके पहले वंश गुलाम वंश का संस्थापक के रूप में भी ऐबक को ही जाना जाता है। तो इस प्रकार अब हम आगे चल करके यहाँ भारत पर आक्रमणकारियों का सिलसिला समाप्त होता है और एक नए वंश गुलाम वंश तथा दिल्ली सल्तनत
का अध्ययन करेंगे, दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। तो आगे चल करके अब हम कुतुबुद्दीन ऐबक तथा गुलाम वंश से संबंधित बातों का अध्ययन अगली वीडियो में करेंगे। तब तक आप हमारे इस प्रयास के लिए, अगर आपको अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चूँकि मित्रों, आपकी परीक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को ही हमने कॉन्सेप्ट के रूप में यहाँ पर समाहित किया हुआ है। बहुत अतिरिक्त चीज़ों को पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसी वीडियो को अगर आप बार बार 2-4 बार सुनेंगे तो इससे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, यहाँ से मात्र आपको 15 से 20 क्वेश्चंस आप इस वीडियो को बार बार सुनेंगे तो ये आपको पुनः याद हो जाएगा। तो आगे की वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। ओके, थैंक्स।